टॉपिक जो है इसमें बीट बाकी है अभी, बीट हमें देखना है, और डॉपलर इफेक्ट अभी हमें ये बाकी है जो हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, कौन कौन से क्वेश्चन कर लिया हमने? ये कर लिया था, ओके, ये कर लिया। ठीक है, ये कह रहा है कि एक ओपन पाइप है, ओपन पाइप, ओपन बोथ साइड मतलब, और ये आपको देता है 5 बीट पर सेकेंड with a source of frequency of frequency 200 hertz, open organ pipe and produces 5 beat per second this thing। ठीक है, ओके, इसमें लिखा हुआ कौन सा इसका ये वो है, हार्मोनिक है। आगे आगे लिखा है द सेकेंड हार्मोनिक of the same pipe give 15 beats, sorry 10 beats, 10 beats per second with source of frequency 420 hertz। तो ये बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप पूछ रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली। बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, द ओपन ऑर्गन पाइप ओपन, सॉरी ऑर्गन पाइप ओपन फ्रॉम द बोथ हैंड प्रोड्यूसेस 5 बीट पर सेकेंड विद वाइब्रेटेड विद द सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज। द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द सेम पाइप गिव 10 बीट पर सेकेंड विद अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 420 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स यानी पाइप की पूछ रहा होगा, सोर्स की दी हुई है दोनों केस में। फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप कितनी होगी? ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, क्योंकि इसमें हो सकता है आपको मल्टीपल आंसर आ जाए। 195, 205, 190, 210, ये ऑप्शन है। 205। यस, डन 205 सर। डन। बाकी लोगों ने कर लिया?
बाकी लोगों का हुआ? सर 195 भी हो सकता आ रहा है 195 आंसर? 195 भी आ रहा है पॉसिबल आंसर? 195 होगा नहीं टिकट। है। कैसे आ रहा है? तो 5 बीट पर सेकंड? 195 हो सकता क्योंकि उससे फिर 420 इज इक्वल टू 200 हो जाएगा, 400। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रही थी आपकी, 200 के साथ 5 बीट दे रहा था, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इसमें क्या बोल रहा है कि सेकंड हार्मोनिक गिव द 10 बीट पर सेकंड, तो सेकंड हार्मोनिक आपका जो होगा वो वेलोसिटी इसकी डबल होगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी डबल होगी। ओपन पाइप है ना ये, तो डबल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी डबल होगी पाइप की, अगर ये होता पाइप तो फ्रीक्वेंसी हमारी होती 195 का डबल कितना हो जाएगा? 390, और ये 410 हो जाएगा। तो अगर ये पाइप होता तो ये आती फ्रीक्वेंसी सेकंड हार्मोनिक में, अदरवाइज अगर ये पाइप होता। अब इसके साथ 10 बीट देनी है, तो 10 बीट जो है ये दे सकता है, ये तो दे नहीं सकता। तो हमारा पाइप यानी ये वाला होगा। क्लियर? यस सर। यस। ओके। इसमें बोला है कि एक पाइप है आपका, ओपन पाइप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ है इन एयर। अब बोला पाइप इज डिप्ड vertically in the water, to the half length, तो अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? आगे बढ़िए। नहीं, इसी की टर्म में बताना आंसर, एफ नॉट की टर्म में। एफ नॉट की टर्म में आंसर बताना है। सेम। सेम आएगा। ट्यूनिंग फॉर्क इज दिस वन। आया बाकी लोगों का सेम? लेंथ हाफ हो जाएगी और पाइप का नीचे चेंज हो जाएगा, पाइप जो है क्लोज पाइप हो जाएगा अब। तो हाफ लेंथ का क्लोज पाइप की फंडामेंटल बतानी है आपको।
पहले जो है आपका फुल लेंथ का ओपन पाइप था, उससे करेंगे। आया बाकी लोगों का? सर सेम। Yes, sir. सेम आ रहा है ना, क्योंकि हाफ लेंथ का ऑर्गन पाइप है आपका इस बार, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी? मान लो पहले एफ नॉट थी, तो एफ नॉट क्या थी आपकी? ओपन ऑर्गन पाइप था। ओपन में क्या होती है? एन वी बाई 12 होती है, तो वी बाई 12 हो जाएगी फंडामेंटल। और जो एफ नॉट न्यू होगा वो हो जाएगा 2n+1, फॉर्मूला होता है आपका वी बाई 4l, या वी बाई 4l हो जाएगी फंडामेंटल। लेकिन एल क्या है आपका? एल हाफ हो गया, तो वी बाई 4 इंटू एल बाई 2 हो जाएगी, यानी कि ये वी बाई 12 आ गई फिर दोबारा से, तो ये सेम आ गई। तो एफ न्यू जो है आपका एफ नॉट के बराबर है, राइट? यस सर। ओके ओके, चलिए। अगला क्वेश्चन है, ये सबको समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। ओके, हम लोग जो है स्पीड ऑफ साउंड निकाल रहे हैं। ये बोल रहा है वाइल मेजरिंग द स्पीड ऑफ साउंड, फर्स्ट रिजोनेंस कंडीशन ऑफ कॉलम। इसमें क्या करते हैं हम ना, पाइप में पानी भरते रहते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पे रिजोनेंस आ रहा है हमारा। तो कह रहा है कि फर्स्ट रिजोनेंस occur at condition of कॉलम लेंथ ऑफ, एक कंडीशन जो है कॉलम लेंथ, इसका कॉलम लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर इन विंटर। आजकल सर्दियों के मौसम में एक्सपेरिमेंट किया और 18 सेंटीमीटर इन विंटर आया, ठीक है। तो ये कह रहा है रिपीटिंग द सेम एक्सपेरिमेंट, repeating the same experiment in summer, second resonance is seen at column length of x centimeter, column length of x centimeter, then A option, x is more than 54, B 54 से 36, C 36 से 18, D 18 से बड़ा, छोटा सॉरी।
ऑप्शन डी। ऑप्शन कौन सा, डी आ रहा है? यस सर। डी इज लेस देन 18, लेस देन 18 सेकंड है ये, सेकंड में लेस देन 18, इनमें कैसे आएगा लेस देन 18? नहीं, डी तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। और सोचो थोड़ा। क्या फर्क पड़ेगा समर और विंटर में? समान वेलोसिटी। वेलोसिटी सर में फर्क वेलोसिटी में पड़ेगा। फर्क। ठीक है, अगर वेलोसिटी में फर्क पड़ेगा तो हमारे जो लैम्डा है उसमें फर्क पड़ सकता है। सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट, फर्स्ट हो सकता है आंसर। आपका लैम्डा वगैरह फर्क पड़ सकता है अगर, है ना? सेम एक्सपेरिमेंट, सेकंड रेजोनेंस इज सीन एट द कॉलम लेंथ ऑफ x सेंटीमीटर। रेजोनेंस आप कैसे करोगे? आप रेजोनेंस करने के लिए क्या करते हो, बाहर से किसी ट्यूनिंग फॉर्क को लेके आओगे, उसको हिलाओगे, वाइब्रेशन कराओगे, तो आपका यहाँ पे कॉलम आपका वाइब्रेट करेगा। यहाँ पे जो एयर कॉलम होगा वाइब्रेट करेगा, तो यहाँ पे ऐसे कुछ बनाएगा ये, है ना? फर्स्ट में ऐसे बनेगा, सेकंड केस में ये ऐसे बनेगा, डबल बन जाएंगे इसमें नोड ऐसे करके। तो बाहर की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो आपकी सेम है, जो आप फ्रीक्वेंसी लगा रहे हो उसकी बाहर की ये सेम है, हमको सेम मान रहे हैं। अब जो अंदर की अंदर जो है आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो v इक्वल टू लैम्डा एफ होता है। तो आपका क्या होगा, यहाँ से v अगर घटेगा तो मेरा लैम्डा, v क्या हो रहा है, समर में आ रहा हो तो v क्या होगा, बढ़ेगा आपका, t के प्रोपोर्शनल होगा तो बढ़ेगा, तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा भी इंक्रीज। लैम्डा भी इंक्रीज होना चाहिए फिर हमारा, तो हमारा लैम्डा ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर लैम्डा ज़्यादा हो जाएगा तो अगर मैं मान लूँ दोनों एक्सपेरिमेंट में विंटर में ही करता, तो मेरी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आती मान लो 18 पे, फर्स्ट 18 पे आई थी इसकी, फर्स्ट यूनिट मेरा जो अकर हुआ था वो 18 पे हुआ था, ये मेरा क्या था, लैम्डा बाय 4 होगा, ये वाला केस होगा। ठीक है, और सेकंड केस में आपके देखो फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी आप चेंज नहीं कर रहे, फ्रीक्वेंसी आपकी वही ट्यूनिंग फॉर्क है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अगर सेम है मेरी, तो अगले केस में क्या होगा, ये लैम्डा सेम रहेगा मेरा, क्योंकि मान लो दोनों एक्सपेरिमेंट विंटर में कर रहा हूँ, तो मेरी वेलोसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो लैम्डा भी सेम रहेगी। तो अगला रेजोनेंस करने के लिए मुझे 3 लैम्डा बाय 4 की दूरी चाहिए, तो मुझे चाहिए था 54 सेंटीमीटर का एयर कॉलम, यहाँ पे 54 सेंटीमीटर का एयर कॉलम चाहिए मुझे, फिर यहाँ पे पानी यहाँ तक चाहिए बस, तो ये 54 होना चाहिए, और ये 18 था अगर। लेकिन एक्सपेरिमेंट आपने कर दिया समर में, जहां पे आपकी लैम्डा ज्यादा थी, तो आपको लेंथ क्या चाहिए फिर, 54 से ज्यादा चाहिए। क्लियर हुआ ये? अगर हम इन विंटर करें तो ये फंडामेंटल है मान लो, फंडामेंटल है, और ये आपकी फर्स्ट है, सेकंड हार्मोनिक, सॉरी फर्स्ट ओवरटोन बोल लो, क्लोज है तो ये थर्ड ओवरटोन, वो फर्स्ट ओवरटोन तो ओवरटोन रहेगी, हार्मोनिक थर्ड हो जाएगा, तो ये फर्स्ट ओवरटोन है आपका। ठीक है, ये विंटर में, तो अगर समर में आप करोगे तो समर में ये ज़्यादा हो जाएगा, तो समर में L required will be 3 lambda dash by 4, which is more than 54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, आपकी एक्सपेरिमेंटल स्किल चेक कर रहे हैं, आपको पता भी है एग्जैक्टली कि इसे एक्सपेरिमेंट होता कैसे है, आपकी जो ट्यूब होती है उसमें क्या क्या होता है। तो आपको अगर पता है कि आप बाहर से फॉर्क लाते हो, उससे वो करते हो, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि पानी का आप कॉलम घटाते हो तो लेंथ आपको ज़्यादा चाहिए, है ना? अब तक तुमने पाइप का वो पढ़े सारे, उसमें लेंथ सेम ली थी, लेकिन यहाँ पे लेंथ चेंज हुई है क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वेवलेंथ आपकी सेम है, तो आपको लेंथ चेंज करनी पड़ेगी।
ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट होता है इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, रेजोनेंस ट्यूब, स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए। इससे हम स्पीड ऑफ साउंड निकालते हैं। ठीक है, क्लियर? सर मैंने एक दूसरे मेथड से किया था, उससे मेरा दूसरा आंसर आ रहा था। बताओ क्या मेथड लगाया आपने? सर मैंने ये लगाया था, जैसे जो फर्स्ट केस में विंटर्स वाले में हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी 1 इक्वल्स टू v बाय 4l-18, अगर हम लेंथ ऑफ रॉड को l ले लेते हो। अच्छा, और जो फ्रीक्वेंसी 2 है सेकंड केस में, उसे हो सकते हैं 3 टाइम्स v नॉट, मतलब जो नई वेलोसिटी है, अपॉन 4l-x। एक मिनट, पहले केस में क्या लिख रहे हो आप? f1 इक्वल्स v अपॉन 4l-18। एल क्या है? सर लेंथ ऑफ रॉड। पूरा? यस सर। L-18 नहीं, आपका जो रेजोनेंस होगा एक्चुअली वो एयर में होगा ना, यहाँ पे वाटर में थोड़ी कर रहे आप रेजोनेंस। जैसे उसकी ये लेंथ निकालिए ना, l-18 लिखकर। ये L है, आप इसको L मान रहे हो? 18 सेंटीमीटर उसकी लेंथ थी एयर की। हाँ, एयर कॉलम ही तो होगा ये। फर्स्ट रेजोनेंस वाटर 18 कॉलम रहता की ले है। लेती है। अगर हम वाटर कॉलम की 18 ले लेंगे तो फिर तो हमारा निकलेगा नहीं, फिर तो हमारा L भी फंस जाएगा यहाँ पे। यस सर, फिर हमें उसका थर्मल एक्सपेंशन पता होना चाहिए। थर्मल मान लो हम नेगलेक्ट कर लेते हैं फिर भी, तो सर तब भी उससे मेरा हमारा, से x, उससे d ऑप्शन आया था मेरा तो। अगर आप इसको मान लोगे तो आपने बोल लो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं L-18, आप इसको मान रहे हो, ठीक है, L-18 मान लिया यहाँ पे आपने। फिर क्या किया आपने? F2 इक्वल टू v नॉट l-x। अच्छा, ऊपर 3 से फिर मल्टीप्लाई भी कर रखा है। सर वहाँ ओके, पे 3 मिनट। और सर जो फ्रीक्वेंसी वो टेम्परेचर से कुछ मतलब उसमें चेंज नहीं आएगा, तो आइडियली तो जो f2 है वो होनी चाहिए 3f1 के इक्वल। नहीं बराबर होंगी ना, आप तो कह रहे हो चेंज नहीं आएगा तो सेम होंगी ना फिर तो, अगर चेंज नहीं आएगा तो। सर नहीं, एक फर्स्ट हार्मोनिक में, एक सेकंड, एक थर्ड हार्मोनिक में है ना। अच्छा, आप बोल रहे हो कि फंडामेंटल सेम है। हाँ हाँ, यस सर। लेकिन यहीं पे हमें ये समझने, वो कब हो सकता है, वो कब हो सकता है? अगर आपकी ये वाला केस होता, सेम ट्यूब में अगर हम करते हैं एक्सपेरिमेंट, वहां पे हम फ्रीक्वेंसी को सेम रखते हैं ना अपनी। सॉरी, आपका तो फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं हो रहा, और आप कह रहे हो कि ये फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है वाइब्रेशन की, मैंने 3 टाइम्स आपने ले ली, यस। फ्रीक्वेंसी सेम है, फंडामेंटल सेम है दोनों केस में, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम नहीं, इसके तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम का मतलब आपका है कि आप ये मान रहे हो कि आपका लैम्डा वगैरह सेम है। अच्छा नहीं, ठीक है, उसमें फिर x और वेलोसिटी चेंज हो रही है ना दोनों। आपने ये मान लिया इसको, यस सर। फिर क्या किया आपने? सर f2 f1 की वैल्यूज डालेंगे फिर। अच्छा, तो इसमें 3 और 4 को कट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो v नॉट होगा वो v से बड़ा होगा। ओके, मतलब ये तो हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो v नॉट बढ़ेगा। तो फिर अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब जो l माइनस एक्स है, वो जो l माइनस एक्स है सर, वहाँ पे l माइनस एक्स आएगा v नॉट के नीचे। हाँ ये वो, L-18 है यहाँ पे। हाँ। अच्छा, यहाँ पे L-x है, ये 18 है। यस यस। ठीक है, l माइनस एक्स को l-18 से बड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, L-x शुड बी मोर देन, आप कह रहे हो L-18 होना चाहिए। Yes, उससे तो x इज लेस देन 18 आ जाएगा। x आपका फिर लेस देन 18 आ जाएगा, -x मोर देन तो उल्टा हो जाएगा बस, तो x मोर देन 18 इससे उल्टा हो ऐसा। ओके, लेकिन इसमें आपने क्या मान लिया, आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों केस में सेम मान ली है ना। जाएगा। Yes, फ्रीक्वेंसी हमारी होती है, फ्रीक्वेंसी तो ये होता है v बाय लैम्डा मान लो। अच्छा,
वेलोसिटी में स्लाइटली चेंज होगा। ओके, और हमारे केस में हमने क्या माना है? हमने ये माना है जो एक्चुअल केस होता है वो क्या होता है कि ट्यूनिंग फॉर्क सेम होता है। तो अगर ट्यूनिंग फॉर्क सेम है तो बाहर की फ्रीक्वेंसी सेम है। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी सेम मतलब बाहर की फ्रीक्वेंसी सेम है, और अंदर की जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है, मान लो आपकी पहले F0 आई थी, अब 3F0 आई थी, ये आपस में बराबर होंगी। माने ये जो F0 है और ये 3F डैश मान लो, जो भी आप मान रहे हो, 3F0 नहीं होगी, 3F डैश मान लो, ये आपस में बराबर है। ये 3 टाइम्स नहीं होगी, इसके बराबर ही होगी, क्योंकि ये बाहर की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है ना। भाई ये समझ रहे हो आप? ये फ्रीक्वेंसी तो सेम है, बाहर वाली जो फ्रीक्वेंसी है, और ये इसका रिजोनेंस होने का मतलब कि अंदर की फ्रीक्वेंसी बाहर की फ्रीक्वेंसी का मैच कर रही है। तो जो ये फ्रीक्वेंसी आएगी और जो नई वाली आएगी, दोनों ही इसके बराबर होंगी, तो इसके 3 टाइम्स नहीं हो सकती, ये बराबर होगी इसके। फ्रीक्वेंसी दोनों के इसमें सेम होगी। समझ रहे हो आप? यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, यहाँ पे कुछ और चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो है आपकी बाकी चीजें चेंज हो रही हैं, लेंथ वगैरह चेंज हो रही है ना यहाँ पे आपकी, उससे आपकी फ्रीक्वेंसी सेम रह जा रही है। अच्छा, तो अगर ये जैसे फर्स्ट और सेकंड हार्मोनिक, मतलब फर्स्ट और थर्ड हार्मोनिक था, कोई और होता जब भी सेम रहती फिर उसमें? अगर क्या होता, अगर सेम पाइप होता? सब पाइप सेम है लेकिन हमने डिफरेंट हार्मोनिक्स नहीं में देखा है। नहीं नहीं, अगर मान लो ये वाटर यहाँ पे सेम लेवल पे होता और आपने फर्स्ट हार्मोनिक बनाया ऐसे, ठीक है, और फिर सेकंड हार्मोनिक सेम हाइट पे आपने बना दिया ऐसे, ऐसे करके, ये सेम हाइट पे बनाया आपने, तो यहाँ पे वेवलेंथ आपकी कुछ और है। अब आपने करा क्या? आपने ये नहीं किया, आपने क्या किया, उसका पानी का लेवल डाउन कर दिया, फिर आपने हार्मोनिक चेक किया, तो आपका जो बना वो ऐसे बना। समझ रहे हो? तो केस ये नहीं है हमारा, केस ये है, हमने इससे इस पे गए हैं, हमने पानी का लेवल डाउन किया है ना, मैंने पानी का लेवल चेंज किया है, उससे हार्मोनिक बना है। ये कब हो सकता था केस? अगर आप जो बाहर से वाइब्रेट कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहते हैं, आप कोई बाहर से वाइब्रेटर ले आते हैं और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता, तो ये फर्स्ट हार्मोनिक दे दिया इस फ्रीक्वेंसी पे इसने, फिर किसी उससे 3 गुना जो फ्रीक्वेंसी होगी उस पर ये वाला हार्मोनिक देता सेम लेंथ ऑफ द कॉलम के लिए। लेकिन आपका जो बाहर का सोर्स है उसकी तो फ्रीक्वेंसी फिक्स है, इसकी तो फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा? लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, हम फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते, लेंथ चेंज करनी पड़ेगी। तो हमारा केस ये वाला है, ये नहीं है। क्लियर हुआ? आपने जो अज्यूम कर लिया, आपने ये वाला केस अज्यूम कर लिया है, यस सर। ठीक है। बाकी लोगों को समझ में आया डिफरेंस क्या है इसमें? सेम हाइट पे जब करोगे तो फ्रीक्वेंसी आपको चेंज करनी पड़ेगी आपकी, तभी तो फ्रीक्वेंसी आती है 1F 2F 3F, क्योंकि आपकी लेंथ ऑफ द पाइप सेम होती है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द पाइप सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पे हमारा हो क्या रहा है, हम वाटर को अप डाउन कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ द पाइप हम चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को सेम रख रहे हैं, उल्टा हो रहा है। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल डाउट? लास्ट हाँ, स्लाइड और दिखा दो। क्या और भी डाउट है? लास्ट स्लाइड, अच्छा। लास्ट स्लाइड। सर इसमें विंटर का जो फर्स्ट ओवरटोन होगा वो 54 सेंटीमीटर होगा, और जो समर के अंदर हम उसको 54 से ज्यादा क्यों लेंगे? समर में हम 54 से ज्यादा क्यों लेंगे? क्योंकि देखो v इक्वल टू लैम्डा एफ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो अगर हमारा v बढ़ रहा है तो लैम्डा क्या होना चाहिए? सब बढ़ेगा। लैम्डा बढ़ना चाहिए। तो सेम, अगर मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है तो लैम्डा बढ़ रहा है, तो मुझे एक्चुअली जो लेंथ ऑफ द पाइप चाहिए थी पहले केस में कितनी चाहिए थी? λ/4। यस सर। और फर्स्ट ओवरटोन केस में कितनी चाहिए थी? λ/4। यस सर। अगर ये सेम मौसम होता तो ये 18 होती तो ये 54 आती, और जो है ना ये लेकिन अब क्या आ गया? समर आ गया, तो समर में जो है लैम्डा आपका क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है सेम फ्रीक्वेंसी पे। तो समर में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी। हाँ, फॉर्मूला क्या था स्पीड ऑफ साउंड का? ये था ना,
यस सर। तो ज़्यादा तो होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रोपोर्शन नहीं आएगी उसके रूट के। ओके सर। कर लिया नोट डाउन सबने? Yes. ओके। अब देखो, जब हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें एक चीज़ और आती है, वो हमें और देखनी है भी क्या होती है। उसे हम बोलते हैं एंड करेक्शन। एंड करेक्शन क्या होता है? एक्चुअली जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो मान लो कोई भी आपका हार्मोनिक है, यहाँ पे एंटी नोड बनना है। कौन सा एंटी नोड बनना है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट या प्रेशर? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड बनता है यहाँ पे, प्रेशर का नोड बनेगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड यहाँ पे बनना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये बनता थोड़ा ट्यूब के बाहर है यहाँ पे। तो एक्चुअली जब आप देखोगे तो ट्यूब के बाहर आपका ऐसा बनेगा, तो ऐसे कुछ बनता है इसे। तो ये ट्यूब से कुछ बाउंड्री से बाहर बनता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंड करेक्शन। तो एक्चुअली जब आप वेवलेंथ वगैरह लिखोगे λ/4, तो अभी हम क्या लिख रहे थे? λ/4 इक्वल टू L लिख रहे थे। तो हमें क्या लिखना चाहिए एक्चुअली? λ/4 इक्वल टू L प्लस ई। L प्लस ई लिखना चाहिए, क्योंकि ये L है आपका और ये E है। तो इसे बोलते हैं एंड करेक्शन। तो E इज द एंड करेक्शन। इसकी जो वैल्यू आती है, वो वैल्यू जो है रेडियस ऑफ द पाइप पे डिपेंड करती है। तो E की जो वैल्यू होती है वो आती है 0.6 R, ठीक है, 0.6 R। तो इस केस में जो एंड करेक्शन आएगा वो 0.6 R आएगा, और जो ओपन पाइप होगा उस केस में दोनों साइड एंड करेक्शन आ जाएगा। तो आपका जो शेप बनेगा कुछ मान लो ऐसे बन गया। तो इस केस में एंड करेक्शन विल बी फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो वी विल टेक 2E एज द एंड करेक्शन। तो ये E इज दिस थिंग, एंड करेक्शन। तो जब भी आप λ/4 लिखोगे या 3 λ/4, उसमें आपको L प्लस ई लेना पड़ेगा। मैंने उसे E बोलेंगे, एंड करेक्शन इज E। एंड फॉर ओपन पाइप, फॉर ओपन पाइप एंड करेक्शन इज 2E, ठीक है। तो इसमें अब हमें क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि एंड करेक्शन का क्वेश्चन है या नहीं है? अब तक तो नहीं, एंड करेक्शन लगाया नहीं। तो यूजुअली क्या होगा वहाँ पे कि आपका जो रेडियस ऑफ द पाइप अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मतलब वो क्वेश्चन एंड करेक्शन का है, ठीक है। या फिर आपने अगर सॉल्व किया उसे क्वेश्चन को, और उसका आंसर कोई भी मैं आपका मैच ही नहीं कर रहा, उसके कोई बीच में आंसर कुछ आ रहा है, उसका मतलब क्या है वहाँ पे कि एंड करेक्शन वहाँ पे हो सकता है, इसलिए आपका आंसर मैच नहीं कर रहा कोई भी, इसलिए आपका आंसर वहाँ पे मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी हम एंड करेक्शन के क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो, फिर आगे मूव करते हैं। समझ में आ गया सबको एंड करेक्शन? सर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल निकाली गई है हुई कि इतना होता है, ऐसे कहीं मेंशन तो नहीं किया कि एम्पेरिकल है या एक्सपेरिमेंटल है। तो एक्सपेरिमेंटल होगा मोस्ट प्रॉब्ली। सर यस। सर ये एंड करेक्शन आता क्यों है? एंड करेक्शन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये हो सकता है कि बाउंड्री जो इफेक्ट है आपका, उसको खत्म होते होते यहाँ तक कुछ टाइम वो लग जाता हो, वो कुछ स्पेस ले लेता हो। आपकी जो बाउंड्री चेंज हो रही है, एकदम से बाउंड्री चेंज का इफेक्ट ना आता हो, कुछ टाइम उसका माने इफेक्ट खत्म होने में कुछ स्पेस चाहिए उसे, इसलिए हो सकता है। ओके सर। ठीक है, तो एंड करेक्शन का देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड करेक्शन हमारा 0.6 आर आ जाएगा, यहाँ पे 1.2 आर आ जाएगा, और ये वाला हमारा 0.6 आर आ जाएगा।
कुछ किताबों में डी की टर्म में भी लिखा हुआ है, तो 0.3D या 0.6D। तो आप एक ही याद रखना, तो कंफ्यूजन होगा पेपर में, क्योंकि आप 0.6 याद रहेगा, आपको 0.6 समझ में नहीं आएगा कि आर है या डी है। एक कोई भी याद कर लो। तो ये याद कर लेते हैं, 0.6R और 1.2R, दिस आर द एंड करेक्शंस। क्वेश्चन, ओपन पाइप है और N1 and N2 are the frequencies corresponding to vibrating length L1 and L2 respectively। ठीक है, तो एंड करेक्शन कितनी होगी? द एंड करेक्शन इज डेल्टा NL अपॉन 2 डेल्टा N। इसका आंसर है N2 L2 माइनस N1 L1 अपॉन 2 इंटू N1 माइनस N2। करेक्ट, ऐसे दिया हुआ है। देखो सब लोग, ऐसे आ पा रहा है आंसर?
इसमें मेरा आ तो ये था, बस अपॉन में 2 नहीं आ रहा। बताओ भाई 2 कैसे आया था जिसका आ गया है? 2 कैसे आएगा? सर डिविडेंडो एंड कंपेंडो लगा के आ जाता है। आ रहा है? देखो कहीं पे मिस किया गया, कहीं पे 2 आ रहा होगा, मिस कर दिया होगा। L+2E लेंगे ना। बस सर आ गया, मैंने ऑन ई ले लिया था। अच्छा, हाँ ओपन पाइप है ना, 2 ही लेंगे। डन सर। डन। आया बाकी लोगों का आंसर? सबका आ गया? यस चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसमें ना, फिर आप देखो उसका आंसर, अगर ये निकाल लोगे तो सर ये वाला नहीं आया। न्यूमेरिकल फॉर्म में निकाल लेते हैं पहले, फिर इसको इस फॉर्म में निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं। ये कह रहा है कि एक रेजोनेंस कॉलम मेथड आपने यूज किया, रेजोनेंस कॉलम मेथड। आपने यूज किया तो द लेंथ एट विच एयर कॉलम रेजोनेट इज 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर पे रेजोनेंस आया। when this length is changed to when this length is changed to ये आपका फंडामेंटल मोड है, ठीक है, दिस इज फंडामेंटल मोड है ये। अब बोल रहा है लेंथ इज चेंज टू 0.35 मीटर, चेंज किया तो ये सेकंड हार्मोनिक सॉरी फर्स्ट ओवरटोन है, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। तो अब ये रिजोनेट करने लग गया फर्स्ट ओवरटोन पे। तो आपको बताना है कि एंड करेक्शन कितना है। इसको कर लो पहले, फिर ऊपर वाला देखते हैं। यहाँ पे एंड करेक्शन बताना है। सर ओपन पाइप है। रेजोनेंस कॉलम मेथड कैसा पाइप होगा? पानी भरेंगे नीचे से, क्लोज्ड। क्लोज पाइप। सर क्लोज में फर्स्ट ओवरटोन तो होते ही नहीं। क्यों नहीं होती? फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक नहीं होता, फर्स्ट हार्मोनिक होता, थर्ड हार्मोनिक, उसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं ना, थर्ड हार्मोनिक को। सर आपने सेकंड ओवरटोन लिखवाया था उसे। सेकंड होता है। सेकंड हार्मोनिक बताया होगा मैंने, ओवरटोन लिखा था क्या? फर्स्ट ओवरटोन है। थर्ड हार्मोनिक लिखवाया था, सेकंड ओवरटोन। फिर तो गलत है, ऐसा लिखा है तो कहाँ पे दिखाओ। अच्छा ये गलत है भाई यहाँ पे, ये हमारा जो है फर्स्ट ओवरटोन होगी ना, सेकंड थर्ड थोड़ी हो जाएगी। ओवरटोन तो हमारी वैसे चलती है ना जो ऑर्डर होता है। ये गलत है। ठीक है, तो ओवरटोन तो हमारी अगले से शुरू होती है ना, पहले से तो होती नहीं ओवरटोन हमारी। पहले को तो हम सिंपल हार्मोनिक ही बोलते हैं, इसको तो फंडामेंटल मोड बोलते हैं ना, फिर फर्स्ट ओवरटोन आती है, फिर सेकंड ओवरटोन आती है। ठीक है, सही कर लो इसे।
चलो आप करो क्वेश्चन। 0.25। एंड करेक्शन देखता हूँ, ये जेई का क्वेश्चन है पुराना। क्या आंसर है भाई इसका? 0.25 या 0.025 आ रहा है? सही की बात है। नहीं, 0.025। जब 0.25 आ रहा है। ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं, 0.025, 0.024 मीटर में। 0.025 होगा। अच्छा, देखो मैं आंसर। हाँ, yes, correct, this is the answer, this is the answer. डन सर। Done. अरे जब एंड करेक्शन लगा रहे हो, पहले तो निकालो, चलो आंसर निकालो, फिर डिस्कस करेंगे। सब लोग निकाल लो पहले। निकाल लिया सबने? फंडामेंटल आपका है, फंडामेंटल मोड और फर्स्ट ऑर्डर। एंड करेक्शन बताना वो कितना होगा। तो फर्स्ट में एल प्लस ई जो होगा ये λ/4 होगा, यानी इसका मतलब ये है, और इसका मतलब हो गया कि एल प्लस ई जो है इस केस में 3λ/4 होगा। फर्स्ट ओवरटोन एंड करेक्शन इज एल, आपका चेंज हो गया एल डैश मान लो, है ना, ये एल है, ये एल डैश है। आपको एंड करेक्शन बताना है ई। दोनों को डिवाइड कर लो, या तो डिवाइड करोगे तो लैम्डा लैम्डा कट जाएगा। एल और एल डैश आपको पता है, तो एंड करेक्शन सेम होता है, ई आ जाएगा हमारा, है ना। डिवाइड कर सकते हैं दोनों को। एल डैश प्लस ई डिवाइड बाय एल प्लस ई जो है वो आ रहा है पर 3/4, 1/4, यानी 3/1 आ रहा है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। देखो आ रहा है सबका आंसर। थ्री एल प्लस 3e, तो 2e आ जाएगा इस साइड को, तो और ये हो जाएगा एल डैश माइनस 3l, एल डैश माइनस 3l, ऐसा कुछ बनेगा ये। तो 0.35 और माइनस 0.3, 0.05 आएगा, फिर डिवाइड बाय 2 करोगे उसे 0.025 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही आएगा मेरे ख्याल से। देखो आ रहा है सब लोगों का। यस सर। हो गया सबका डन? यस सर। ऊपर वाला क्वेश्चन हो जाएगा अब? हो गया सर। हो गया, चलिए। तो ठीक है, मैं ये कहता आपसे, जब एड करेक्शन आप लगा रहे हो अभी, तो आपकी पहले फ्रीक्वेंसी जो आ रही थी वो रेशो में आ रही थी ना, 1:3:5, तो क्या अब भी ऐसी होगा? नो सर। नहीं होगा ना, क्योंकि एल जो है वो पहले एल था, वो फिर इसमें जो है एल आपका एल प्लस ई या कुछ और आ रहा है, तो इसमें हो सकता है कि आपकी चीज़ें चेंज हो जाएं। तो आपको फंडामेंटल एक बार देखना पड़ेगा कौन सा केस है आपका, क्या केस है।
लेंथ बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, कांस्टेंट है, क्या है। तो इसमें हो सकता है चीज़ें चेंज हो, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, फंडामेंटल से चलना बिल्कुल। जैसे आपकी वेवलेंथ बनती है, एंटी नोड बनते हैं, नोड बनते हैं, फिर एल प्लस ई कितना होगा, वो सब आपको फंडामेंटल से देखना है। तो उसमें ध्यान रखना, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है कि बड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है, उसका मैच नहीं हो रहा बिल्कुल ही, तो हो सकता है उसमें एंड करेक्शन हो, तो ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, देखो ये तो हमारा हो गया ओपन पाइप का भी। ठीक है। अब इसमें हमारा जो बाकी है वो मेनली डॉपलर इफेक्ट बाकी है और बीट्स का बाकी है। तो बीट्स के मैं ऑलरेडी आपको कुछ क्वेश्चन बता चुका हूँ। बीट्स के क्वेश्चन उस टाइप के आएंगे भी सारे। ठीक है, जो हमने अभी करे ना कि दो वायर आपस में वाइब्रेट कर रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, या एक प्रोंग आपका जो है वो वायर के साथ वो कर रहा है, या दो प्रोंग आपस में वो कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें आएंगे, तो वहाँ से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे बीट वाले। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन भी एक है, वो भी हम देख लेंगे थोड़ी देर में। एक चीज़ और है कि हमारा जो रिजोनेंस होता है, रिजोनेंस में देखो एक चीज़ और है कि लैम्डा पाथ डिफरेंस के लिए क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव। पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा हो, इंटरफेरेंस कैसा होता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव होता है, क्रस्ट और क्रस्ट, ट्रफ और ट्रफ, है ना, कंस्ट्रक्टिव होता है ना। और अगर लैम्डा बाय 2 हो तो लैम्डा बाय 2 हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ कि मान लो एक सोर्स यहाँ पे है और एक सोर्स यहाँ पे है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है सपोज लेट अस से, दोनों के बीच में जो दूरी है वो दूरी है मान लो 3 लैम्डा। ठीक है। और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, वो इनके सेंटर पे एक सर्कल बनाते हुए घूम रहा है, ऐसे सर्कल बनाते हुए इसके चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है। तो जब वो यहाँ पे होगा उसे क्या सुनाई देगा यहाँ पे, मैक्सिमा या मिनिमा? यहाँ पे क्या सुनाई देगा एक्स पे, मैक्सिमा या मिनिमा? तो मैक्सिमम। मैक्सिमा। ओके, बाकी लोगों को क्या लगता है, मैक्सिमा या मिनिमा? मैक्सिमम। मैक्सिमा। क्यों मैक्सिमा होगा? सर सोर्स 1 से जब सोर्स 2 तक जाएगी वेव, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। फिर उसके बाद जब अच्छा। फर्दर ट्रेवल करेगी एक्स तक, हम्म हम्म तो फिर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो मैक्सिमम आ जाएगा। हाँ हाँ, अच्छा ओके चलो, ठीक है। अच्छा फेज डिफरेंस 0 आ जा रहा है इसमें। ओके, लॉजिक क्या है, जीरो क्यों आ जाएगा? S1 और S2 के बीच में तीन तीन वेव आ सकती है ना, लैम्डा हाँ। लैम्डा लैम्डा की। तो जिस मतलब S1 पे अगर एक वेव शुरू हुई है तो S2 पे वो खत्म हो जाएगी, और एक वेव S2 से भी निकल रही है, तो S1 और S2 दोनों साथ में निकल जाएंगे, तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ओके चलो ये मान सकते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जब S1 से मैं यहाँ तक आता हूँ, मान लो डिस्टेंस मेरा d है, और जब मैं S2 से यहाँ तक आता हूँ तो वेव को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, d माइनस 3 लैम्डा। तो यहाँ तक आते आते दोनों में कितना पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, 3 लैम्डा का, है ना। यस सर। 3 लैम्डा का आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा फिर आपका मैक्सिमा होगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, राइट। अच्छा अगर मैं पार्टिकल ये पॉइंट यहाँ पे लेता
बिल्कुल इसके बीचों बीच सेंटर से यहाँ पे क्या होता कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? सर अभी कंस्ट्रक्टिव होता, पार्ट डिफरेंस कितना होता है यहाँ पे? 0। 0। यहाँ भी मैक्सिमा होता। ठीक है, सब लोग एग्री कर रहे हैं? सर कंस्ट्रक्टिव क्यों आया? पार्ट डिफरेंस यहाँ से पाथ जो वेव ट्रेवल करेगी ये वाली इतना करेगी और ये वाली इतना करेगी, दोनों बराबर होंगे पाथ। जितना पाथ ये ट्रेवल करेगी उतना ये करेगी, तो पाथ दोनों के बराबर हुए तो पार्ट डिफरेंस कितना आया? 0। 0। तो पार्ट डिफरेंस 0 पे क्या होता है? मैक्सिमा। पार्ट डिफरेंस 0 ओके में सर। सेम पॉइंट हो गया दोनों के, ये पॉइंट हुआ इसका ये पॉइंट हो, या फिर इसका अगर ये पॉइंट है तो इसका भी ये पॉइंट है, तो मैक्सिमा आएगा। ठीक है, किसी और को डाउट इस पे? यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम। सेम कंडीशन होगी यहाँ पे जो यहाँ पे होगी, यस सर। तो यहाँ भी मैक्सिमा होगा, और यहाँ पे मैक्सिमम। मैक्सिमा। अच्छा, तो ये बताओ इस सर्कल पे जब घूमेगा तो कितने मैक्सिमा से सुनाई देंगे? 4। 9 ज्यादा होंगे। तो जहाँ जहाँ पे पार्ट डिफरेंस नेचुरल नंबर आ जाएगा। जहाँ पे लैम्डा का वो आ जाएगा ना मल्टीपल इंटीग्रल। इंटीग्रल, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, देखो कितना केस हो सकता है। ट्वेल्व। 12। बाकी लोग? एक क्वार्टर ले लो कोई भी इसका ना, एक क्वार्टर ले लो, मान लो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 है और यहाँ पे 3 लैम्डा है, तो जब यहाँ से यहाँ मूव किया तो पार्ट डिफरेंस का चेंज होगा कंटिन्यूसली, तो देखो कितने मैक्सिमा बन सकते हैं यहाँ पे इस क्वार्टर में। ट्वेल्व आने चाहिए टोटल। 12 आनी चाहिए ना। यहाँ पे जब पार्ट डिफरेंस होगा 0 है, यहाँ पे 3 लैम्डा, तो कहीं पे लैम्डा हुआ होगा पार्ट डिफरेंस, यहाँ मैक्सिमम बनेगा, कहीं पे 2 लैम्डा हुआ होगा फिर, और फिर 3 लैम्डा, तो यहाँ पे आके हो गया। तो यहाँ पे आपके क्वार्टर में 2 मैक्सिमा बने होंगे इन दोनों ए और बी पॉइंट के बीच में। ये पॉइंट अगर ए है तो ए और बी के बीच में यू विल हैव 2 मैक्सिमास। ये बात क्लियर हुई? यस सर। तो 2 मैक्सिमा यहाँ पे होंगे, ऐसी 2 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 8 मैक्सिमा ये हो गए, और 8 आपके इसमें जो लाइन आपने बनाई है ये, सॉरी 4 यहाँ पे हैं, तो टोटल मैक्सिमा कितने आए? 12। 12। क्लियर सबको? मिनिमा कितने आएंगे? ट्वेल्व। देखो बाकी लोग, मिनिमा करवा रहे हैं? मुझे भी नहीं पता आंसर, मैंने देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लैम्डा बाय 2 होगा, वहाँ पे आएगा एक मिनिमा, सर 12। 12 है ना। जहाँ पे आपका लैम्डा बाय 2 होगा यहाँ मिनिमा आ जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में कहीं पे 3 लैम्डा बाय 2 आएगा,
लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में 1.5 लैम्डा आएगा, ये मिनिमा होगा। ऐसे 2 लैम्डा और 3 लैम्डा के बीच में 2.5 लैम्डा आएगा, यानी 5/2 लैम्डा, ये भी एक मिनिमा होगा। तो टोटल आपके 3 मिनिमा होंगे यहाँ पे, तो टोटल हमारे मिनिमा आएंगे 12। समझ में आए? सब लोगों को क्लियर हुआ? तो इंटीग्रल वैल्यू है तो फिर मैक्सिमम कैसे क्यों होगा? ये तुमने देखा था ना मैक्सिमम कंडीशन। मैक्सिमम कंडीशन क्या होती है? ये तो होती है एन लैम्डा। ओके सर। ये कंडीशन होती है ना मैक्सिमम मिनिमा की। ये मैक्सिमा की होती है, मिनिमा की ये होती है। यानी कि λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, इन सब पे हमारे मिनिमा और इन सब पे मैक्सिमा। अच्छा, समझ आ गया सबको? अब क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, मान लो ये 2 पार्टिकल होते, सेम केस, और इनके बीच का 3 लैम्डा ही मान लो दोबारा। अच्छा, इस केस में सर्कल पे रेडियस पे डिपेंड कर रहा था ये। अगर मैं रेडियस कुछ और लेता तो आंसर चेंज होता क्या? अगर मैं सर्कल की रेडियस चेंज करता हूँ इस क्वेश्चन में, तो क्या आंसर चेंज होगा? 12 मिनिमा 12 मैक्सिमा? हाँ सर। नो। नो सर। उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो आपको पाथ डिफरेंस उतना ही आएगा। क्या फर्क पड़ सकता है वहां पे? केवल अगर मैं रेडियस ज्यादा बढ़ाऊंगा तो इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो मैक्सिमम आपका होगा वो थोड़ा कम सुनाई देगा, फीबल साउंड होगा वहां पे। चलो ठीक है, वो तो अलग केस है। मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मान लो 3 लैम्डा दोबारा हो गया, और एक ऑब्जर्वर है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और ये इधर इन्फिनिटी से और इन्फिनिटी तक मूव कर सकता है। ठीक है, इसे कितने मैक्सिमा सुनाई देंगे? ओनली वन। सोच लो। ओनली वन आप यहाँ पे बोल रहे हो मैक्सिमा? सर और भी होंगे। और सर अगर हम पहले पॉइंट से उस लाइन पे एक मतलब वेव को जान दें और दूसरी लाइन से जान दें, हम्म, और अगर मतलब ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है कम हो, हम्म, तो मतलब जो एंगल सब्सटेंड करेंगे वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा। हम्म, तो हम लिख सकते हैं पार्ट डिफरेंस को डेल्टा इज इक्वल टू डी कॉस थीटा। हम्म, और मतलब मैक्सिमम वहां पे सुनाया जाता है जहाँ पे लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल हो, हम्म। तो मैक्सिमम वहां पे सुनाया जाएगा जहाँ पे थीटा कॉस इनवर्स एन लेमडा बाय डी हो। अच्छा ठीक है, फिर कितना आएगा उससे? हाँ बोल सकते हो, ऐसे अप्रोच भी लगा सकते हो, यंग डबल स्लिट में ऐसे अप्रोच लगाते हैं। सोचो उससे क्या हो सकता है, फिर कॉस्ट की वैल्यू के हिसाब से क्या हो सकता है यहाँ पे? तो इनफाइनाइट। नो, इनफाइनाइट तो नहीं आ सकता। पाथ डिफरेंस आपका जो है S1P माइनस S2P है ना? सर 3। 3 एक साइड या दोनों साइड सब मिला के? टोटल एक -1 पे, एक 1 पे, एक 0 पे।
अच्छा, इन्फिनिटी पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा? अगर मैं इन्फिनिटी पे पार्ट डिफरेंस निकालूं डेल्टा एक्स, यहाँ पे कितना आएगा? तो जैसे आप दूर जाते जाओगे, यहाँ पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा का था, सर 0 को टेंड करेगा। 0 को टेंड करेगा। यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस आएगा इन्फिनिटी पे क्या होगा, दोनों रे लगभग पैरेलल सी हो जाएंगी ऐसे, है ना? इन्फिनिटी जो होगा तो दोनों रे लगभग पैरेलल हो जाएंगी। तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे? 0। पार्ट डिफरेंस यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, पार्ट डिफरेंस 0। ये बात समझ में आ रही सबको? जितना आप दूर जाते जाओगे ये रे बहुत क्लोज आती जाएंगी आपस में, दोनों का पाथ लगभग बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी पे, पाथ ट्रेवल्ड। ठीक है, यस सर। तो पाथ डिफरेंस 0, और यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना था? 3 लैम्डा। तो इन बिटवीन कहीं पे और कंडीशन आई होंगी आपकी, यहाँ पे 2 लैम्डा हुआ होगा, कहीं पे लैम्डा हुआ होगा, फिर यहाँ पे 0 हो गया, है ना? तो यहाँ पे 3 बोल सकते हो, 3 मैक्सिमा बने, एक तो इन्फिनिटी पे बना, एक ये बना, एक ये बना, 3 ऐसे 3 इस साइड बने होंगे, 6, और एक ये वाला बना होगा, 7। क्लियर हुआ ये? यस। यस सर। इस केस में जो नंबर ऑफ मैक्सिमा बनेंगे वो 7 बनेंगे आपके, अगर ये 3 लैम्डा का डिफरेंस होगा। अगर मैं उसको डिफरेंस को ज़्यादा कम कर दूंगा तो फर्क पड़ जाएगा तो आंसर में, लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि सॉरी, इस क्वेश्चन में हमने 3 लैम्डा लिया है। समझ में आ रही है बात सबके? ये आपकी एडवांस लेवल Yes. की, एडवांस लेवल में ऐसी थिंकिंग करनी पड़ती है हमें, ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे हो सकते हैं। सर इन्फिनिटी वाला एक और बार एक्सप्लेन कर। इन्फिनिटी वाला ये है भाई, देखो मान लो ये दूरी आपकी और ये दूरी, ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है सपोज, 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा, पार्ट डिफरेंस यहाँ पे, है ना? पार्ट डिफरेंस 2 सेंटीमीटर यस हो सर। गया। अब मैं मान लो जितना ये दूर करता जाऊंगा, ये दोनों पास पास होते जाएंगे, मान लो 10 है तो ये 11.5, मैंने पास, इन दोनों की वैल्यू का डिफरेंस कम होता जाएगा। जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो क्या होगा, दोनों की लेंथ का डिफरेंस कम होता जाएगा। तो जब आप इन्फिनिटी पे जा रहे हो मान लो, तो इन्फिनिटी मतलब देखो यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा ऐसे थी, ऊपर गए आप तो और ऐसे हो गई, पास पास आ गई, और ऊपर जाओगे और उनका डिफरेंस जो है कम होता जाएगा। तो जो लेंथ के बीच का डिफरेंस है वो आपका कम होता जाएगा। तो अब जब से इन्फिनिटी पे जाओगे तो रे कैसे दिखेंगे आपको जाते हुए, ऐसे लगभग ऐसे दिखेंगे आपको कि वर्टिकल ऐसे जा रही है। फिर अब ये रे खड़ी होती जा रही है ना, पे एंगल इनका जो है बढ़ता जा रहा है। यस सर। तो जब इन्फिनिटी पे आ जाओगे तो रे लगभग आपको पैरेलल जाती हुई दिखाई देंगी यहाँ पे। तो जहाँ पे जाके मिलेंगी, इनकी जो लंबाई होगी यहाँ से लेके और इन्फिनिटी तक, वो तो बराबर होगी लगभग। तो इनमें पार्ट डिफरेंस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्ट डिफरेंस था 3 लैम्डा का, तो इनमें जो पार्ट डिफरेंस है वो ओरिजिनल पार्ट डिफरेंस जो इसमें था 3 लैम्डा का, उसके कारण ही यहाँ पे पार्ट डिफरेंस आएगा। बाकी इन दोनों के कारण कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि दोनों लेंथ लगभग बराबर होंगी, ये दोनों लेंथ लगभग बराबर होंगी। जैसे पहले आपकी 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर थी, मान लो 2 सेंटीमीटर का पार्ट डिफरेंस आ रहा था सपोज, 10 और 3 8 लिए थे ना आपने, 2 का आ रहा था। अब क्या हो जाएगा ये, अब ये हो जाएगा मान लो L, और ये भी L हो गया दोनों डिस्टेंस, तो इसका डिफरेंस 0 आ गया पार्ट डिफरेंस। लेकिन इसमें क्योंकि ओरिजिनल, सॉरी यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 आएगा, 3 लैम्डा नहीं 0 आएगा। तो आपकी लेंथ क्योंकि बराबर हो गई L और L, तो इसमें अगर वेव आपकी जहाँ से जा रही है तो पार्ट डिफरेंस विल बी 0 यहाँ पे। ये रे ऐसी हो जाएंगी ना बिल्कुल पैरेलल सी। यस सर। ओके आ गया। ठीक है, तो इन्फिनिटी की यही तो वो है खास बात, इन्फिनिटी में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इस केस में ये पैरेलल हो जाएंगी बिल्कुल। तो ये आपको जब आप ऑप्टिक्स पढ़ोगे ना 12th क्लास में, तो वहां पे जरूरत पड़ने वाली है आपको ऑप्टिक्स में। चलो, अब वैसे तो टाइम हो गया, पर मैं एक
क्वेश्चन और ले लेता हूँ, बीट का क्वेश्चन कर लेते हैं एक आधा। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बीट के। बाकी फिर हम जब अगली क्लास में उसकी वो पढ़ लेंगे इक्वेशन, तो उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन कर लेंगे। अभी ट्यूनिंग फॉर्क वाले क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो। ट्यूनिंग फॉर्क, सोनोमीटर वायर, इसको जो हमने वायर वगैरह पढ़ी है, भी टेंशन वाली, वो सोनोमीटर वायर पढ़ी है, तो वो सब क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे, है ना। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ये बीट का क्वेश्चन, बीट्स में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस केबल है ना। ये बोला ट्यूनिंग फॉर्क है आपका, फॉर्क fork frequency is 250 hertz. It produces a beat frequency of 10 hertz with sonometer wire at फंडामेंटल मोड। सोनोमीटर वायर जो अपनी फंडामेंटल मोड में है। हाँ, आपने किया ट्यूनिंग फॉर्क को फाइल, ट्यूनिंग फॉर्क को फाइलिंग करेंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ट्यूनिंग फॉर्क इज फाइल्ड, तो द बीट फ्रीक्वेंसी decreases अब ये करें, इफ लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है इसकी स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव पूछ रहा है, यानी किसकी वेव की स्पीड पूछ रहा है, ये सोनोमीटर की या ट्यूनिंग फॉर्क की। ट्रांसवर्स वेव किस में होती है, सोनोमीटर। सोनोमीटर में, है ना। ट्यूनिंग फॉर्क में जो बेसिकली वेव होती हैं, दोनों होती हैं वैसे तो उसमें, लेकिन जो मेनली हम बात करते हैं उसकी, इस वाले वाइब्रेशन की बात करते हैं। इस वाले वाइब्रेशन को जो होता है उसके कारण इसमें कंप्रेशन रेयरिफिकेशन बनते हैं, तो वेव आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती है, तो यानी सोनोमीटर की बात कर रहा है। तो इसको निकाल लो आप, 1 मिनट में आपसे पूछता हूँ मैं क्या आंसर है, आप लोग निकालो। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सबको। ठीक है, करिए।
हाँ जी, निकला। दो आंसर आएंगे। कितना? सर आंसर दो आएंगे। तो आंसर तो नहीं आने चाहिए, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है ये। देखो दो आ रहे हैं क्या इसमें? इसका यूज किया आपने, बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, उससे दो आंसर आ रहे हैं। तो उसका यूज नहीं किया। उसको सोचो, उससे कोई फायदा हो रहा है हमें? सर ट्यूनिंग फॉक इज फील्ड मतलब? फाइल्ड, फाइल्ड मतलब उसको घिस दिया। घिस घिस देंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी ओके बढ़ सर। जाती है, ओके फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है। लास्ट टाइम देखा था ना, वैक्स, अगर वैक्स लगाते हैं तो घट जाती है, एक क्लास में हमने बात किया था, और फाइल करते हैं तो बढ़ जाती है। भारी हो जाता है ना तो घट जाती है, वैक्स लगा के। फाइल करोगे तो हल्का हो जाएगा, बढ़ जाएगी। सर 24 मीटर पर सेकंड। नहीं, 240 के रेंज में आ रही है, 240, 250। सर 240 हर्ट्ज। ऑप्शन तो है 240, देखता हूँ मैं। यस सर, मेरा भी 240 आ गया। 240 आ गया। 240, 240, 240 बीट्स, 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 बीट्स का आंसर क्या है? नहीं भाई, ये तो गलत बता रहा है। 260 सर बोल रहा है ये। 260। सर 260 आएगा। 260 इज करेक्ट। ओ, घट गई ना, 260। उसका यूज करना पड़ेगा। यस सर, मतलब उस सोनोमीटर की फ्रिक्वेंसी ज्यादा थी। सोनोमीटर की ज्यादा थी मतलब। ठीक है, 260 इज द राइट आंसर। निकाल पा रहे हैं सब लोग? बाकी लोगों ने निकाला? Tuning fork of frequency 250 produces a beat frequency of 10 hertz when sounded with sonometer wire at its fundamental frequency। तो यानी जो सोनोमीटर वायर है उसकी या तो 260 होगी फ्रीक्वेंसी या 240 होगी, क्योंकि 10 बीट प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये कह रहा है ट्यूनिंग फॉर्क को फाइल किया तो बीट फ्रीक्वेंसी घट गई। बीट फ्रीक्वेंसी घट गई तो कब घट सकती है? देखो, ट्यूनिंग फॉर्क की 250 थी, तो सोनोमीटर वायर किया तो 260 होगी या फिर 240 होगी। अब आपने फाइल किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी यानी इस तरफ को जाएगी। तो कह रहा है बीट फ्रीक्वेंसी घट गई, तो ये तो हो नहीं सकता केस। अगर ये होता तो इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 252, 254 ऐसे कुछ हो गई, तो बीट फ्रीक्वेंसी तो बढ़ जाएगी, 10 से ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पहले 10 का डिफरेंस था, अब डिफरेंस 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये केस तो हो नहीं सकता। यानी केस ये होगा, यानी सोनोमीटर वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 260। बस लेंथ आपको दी हुई है वायर की 0.5 मीटर, यहाँ से यूज़ कर लो। फंडामेंटल इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास, तो उससे आ गया आपका। फंडामेंटल में क्या करता है वो? वाइब्रेशन ऐसे करता है। इसका यूज़ करो। यहाँ पे लेमडा बाई 2 हो जाएगा, ये L इक्वल टू लेमडा बाई 2। तो लेमडा आपका यहाँ से आ गया 2L, यानी कि 2 इंटू 0.5, यानी कि 1 मीटर तो लेमडा आ गया। यहाँ से 1 मीटर आ गया लेमडा, और यहाँ से आ गई फ्रीक्वेंसी। बस अब वेलोसिटी क्या होती है? लेमडा इंटू एफ, खत्म काम। यस सर, आ गया। आ गया। चलिए, तो इसके क्वेश्चन बाकी जो हैं अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। इसकी पहले इक्वेशन भी समझते हैं, बीट की इक्वेशन कैसे बनती है, बीट फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F2 क्यों लिख रहे हैं बार बार, तो इसकी इक्वेशन समझ में आएगी बात हो। तो अगली क्लास में इसको डिस्कस करते हैं और फिर डॉपलर इफेक्ट पे मूव करते हैं। ठीक है। सर इस बार टेस्ट में क्या आएगा? टेस्ट में क्या आएगा? टेस्ट में क्या आएगा? लास्ट टाइम क्या आया था टेस्ट में? थर्मोडायनेमिक्स आया था, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड आया था। फ्लूइड आया था, तो क्या क्या रह गया आपका अब जो हमने टेस्ट में नहीं दिया? मतलब
थर्मल फिजिक्स। थर्मल, ठीक है, तो थर्मल कर लेते हैं इस बार टेस्ट में, अगले टेस्ट में वेव कर लेंगे, ऐसा कुछ है ना। थर्मल कर लेते हैं इस बार, थर्मल कर लेते हैं, वेव भी कर लेंगे, वेव की कुछ क्वेश्चन, वेव तो खत्म हो ही जाएगा हमारा, जितना हो गया उतने क्वेश्चन डाल देंगे, है ना। तो थर्मल और वेव कर लेते हैं। ओके सर। 2 हफ्ते में हमने दोनों कर दी क्या, थर्मल और वेव? अच्छा, उस टाइम पे हमने थर्मल कुछ कर ली होगी लेकिन हमने टेस्ट में डाली नहीं होगी, है ना, ऐसा कुछ हुआ होगा। जैसे हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी थर्मल तक। अच्छा, हो गई थी ऑलमोस्ट खत्म, तो ठीक है, इस बार अब थर्मल और वेव दोनों ले लेते हैं, ठीक है। जितना हो जाएगा डॉपलर को छोड़ के बाकी डाल देंगे, ये डॉपलर हो जाएगा, डॉपलर भी डाल देंगे उस टाइम पे। चलिए, तो यहाँ पे रोकते हैं क्लास को, अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं फिर, ठीक है। गुड इवनिंग सर। ओके, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल।